सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं 3D के अगले वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग प्लेन की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, प्लेन। कौन सा प्लेन? उड़ने वाला प्लेन नहीं, ये वाला प्लेन। प्लेन मतलब प्लेन, समतल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे समतल का इक्वेशन, दैट मीन्स प्लेन का इक्वेशन। देखो बच्चों, प्लेन का इक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है और ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 3D का। अभी हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस को पढ़ा था 3D में, इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम प्लेन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेन और लाइन को मिल करके पढ़ेंगे। तीन चीज़ें होती हैं 3D में, खाली स्ट्रेट लाइन, दूसरा प्लेन, तीसरा होता है प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन को मिला जुला करके पढ़ना। ठीक है, देखो प्लेन का इक्वेशन जैसे कि क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने बताया इक्वेशन, सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म में हर चीज का इक्वेशन निकाला जाता है, फिर उसको कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। पूरे 3D में यही चलता है, वेक्टर कार्टेशियन, वेक्टर कार्टेशियन, हमेशा यही चलता है। देखो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये एक प्लेन है। प्लेन मतलब कोई प्लेन हो सकता है, जैसे कि मान लो ये नोटबुक है। अब देखो नोटबुक क्या है, एक प्लेन है ये, तो कोई प्लेन हो सकता है। ठीक है, तो मान लो जैसे ये एक प्लेन है और प्लेन पर मान लीजिए एक पॉइंट ए है और इसका पोजीशन वेक्टर एक्सक्यूज मी, ठीक है, ए मालूम है, ये मान लो गिवन है। ठीक है, मतलब भाई इक्वेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन चाहिए ना। तो मान लिया मैंने प्लेन पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है और ये है एन वेक्टर, ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन है ना। मतलब ये क्या है बोलो, प्लेन के सॉरी एक्सक्यूज मी ठीक है, ध्यान दो, नॉर्मल वेक्टर है ये प्लेन का। तो दो बातें मालूम है, प्लेन पर एक पॉइंट मालूम है, प्लेन पर एक पॉइंट मालूम है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमको मालूम है। नॉर्मल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब देखो क्या चक्कर है यार, है ना देखो ध्यान दो, नॉर्मल वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। देखो जैसे मान लो ये हमारा प्लेन है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, है ना, बाकी सब देखो हटा देते हैं। ये देखो वेक्टर क्या हो गया, ग्रीन वाला वेक्टर, ये हो गया प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल मतलब कहीं भी हो सकता है भाई, प्लेन पर इनफाइनाइट नॉर्मल वेक्टर पॉसिबल है और नॉर्मल ऊपर भी जा सकता है, नॉर्मल नीचे भी जा सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। नॉर्मल वेक्टर का मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। तो एन वेक्टर क्या है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और ए क्या है, प्लेन पर लाई करने वाला कोई पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर मालूम है। तो मतलब हमें ये दो इंफॉर्मेशन है, हमें ये दो बातें मालूम है सबसे पहले। ठीक है, तो मान लो यहां पर कोई पॉइंट ओ है, ओ मतलब जहां से हमने सारे पोजीशन वेक्टर देखे। तो देखो जैसे ये ओ ए वेक्टर हो गया, है ना, ये ए वेक्टर हो गया ओ ए, और मान लो ये अपना नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर, ये क्या है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, देखो तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। सबसे जरूरी क्या, प्लेन पर एक पॉइंट मालूम है, उसका पोजीशन वेक्टर मालूम है और प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर मालूम है। अब देखो भाई, मैंने बताया था कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई जनरल पॉइंट मानते हैं। तो जैसे मान लो हमने एक जनरल पॉइंट P मान लिया और P का पोजीशन वेक्टर R मान लिया, है ना भाई। प्लेन पर, प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो प्लेन पर कोई जनरल पॉइंट मान लो, जनरल पॉइंट मैंने P मान लिया और P का पोजीशन वेक्टर R मान लिया। ठीक है, अब देखो ये OPR हो गया। अब देखो अगर हम AP वेक्टर निकालें, AP वेक्टर तो क्या होगा, OP माइनस OA। मैंने बताया
एपी वेक्टर का मतलब पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ओपी क्या है आर और ओ ए क्या है ये ए है। तो देखो एपी वेक्टर क्या है, ये प्लेन में होगा भाई। पॉइंट ए बी प्लेन में है और पी भी प्लेन में है तो एपी वेक्टर प्लेन में होगा। लेकिन एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एपी वेक्टर प्लेन में है और एन वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब एपी का डॉट प्रोडक्ट एन से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझो। तो आर माइनस ए डॉट एन बराबर जीरो, यानी देखो क्या हो गया, आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। देखो ये हो गया हमारा वेक्टर का इक्वेशन, मतलब प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। आर इसमें आर ही रहेगा, ए और एन की वैल्यू रखी जाएगी। आर हमेशा आर रहेगा, ए और एन की वैल्यू देखो यहाँ पर रखी जाएगी। तो देखो ये जो ए डॉट एन है ना, इसकी कुछ वैल्यू स्केलर फॉर्म में आएगी। इसको ऐसे भी कहते हैं आर डॉट एन बराबर डी। डी मतलब क्या हो गया, डी मतलब कोई वैल्यू होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। 2 3 -1 4 कुछ भी हो सकता है, ये डी है ना। डी क्या हो गया बोलो, ए डॉट एन। तो एपी वेक्टर जो कि प्लेन में है, एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एन से क्या होगा, जीरो होगा। आर माइनस ए डॉट एन बराबर जीरो हो जाएगा, बस समझे। तो ये प्लेन का इक्वेशन हम बेटा याद रखना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। देखो अब इसी को कार्टेशियन में बदलें जरा, देखो कैसे बदलेंगे। कार्टेशियन में देखो क्या होगा, समझो ध्यान से। जो ए पॉइंट है इसको मैंने x1 y1 z1 मान लिया, और देखो जो n वेक्टर है, n वेक्टर इसको मैंने ai bj और ck मान लिया। n वेक्टर है ना, n वेक्टर, बस समझे। और r वेक्टर को मतलब इस p पॉइंट को मैंने मान लिया xyz। p पॉइंट क्या हो गया बोलो, xyz हो गया। तो OP वेक्टर मतलब देखो जो R वेक्टर है ये क्या हो गया, xi कैप, yj कैप और zk कैप। अब देखो जरा समझो ध्यान से बेटा, R माइनस ए क्या हुआ, R माइनस ए। तो R माइनस ए क्या हुआ, I ब्रैकेट में x माइनस ए प्लस j ब्रैकेट में y माइनस बी और k ब्रैकेट में z माइनस सी। देखो ये r माइनस ए हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट n से जीरो कर दो, तो r माइनस ए डॉट n। देखो इससे कर रहे हैं ना, इससे। तो r माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट n से ले लो, तो r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट n को जीरो कर दो, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इससे लो, तो क्या होगा बोलो, a x माइनस ए प्लस बी y माइनस बी प्लस सी, सॉरी एक सेकंड रुको, ए वेक्टर का मतलब हुआ ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, है ना। तो r माइनस ए बेटा करोगे ना, देखो ये मैं गलती से r माइनस एन नहीं r माइनस ए करना है, समझो। तो r ये है और देखो a वेक्टर ये है। a वेक्टर का मतलब a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और a के कोऑर्डिनेट चूंकि मैंने ये माने तो इसका पोजीशन वेक्टर देखो ये हो जाएगा। तो r माइनस ए करो तो क्या बोलो हुआ, i ब्रैकेट में x माइनस x1, j ब्रैकेट में y माइनस y1 और k ब्रैकेट में z माइनस z1, है ना। r में से a को माइनस करो। अब r माइनस ए डॉट n, देखो ये डॉट n है, इसको जीरो करो, तो क्या बच्चों हुआ, इसका डॉट लो r माइनस ए, और देखो ये n, डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, a ब्रैकेट में x माइनस x1, b ब्रैकेट में y माइनस y1 और c ब्रैकेट में z माइनस z1 बराबर जीरो। देखो ये आ गया प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, जो हमको याद रखना है, ठीक है। r माइनस ए ये है और देखो n ये है ना। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लो और उसको जीरो के बराबर कर दो। तो ये तुमको याद रखना है, ये कौन सा प्लेन है,
जो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास होता है। और ABC क्या है समझो, ABC देखो ABC है नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। बोलो ABC क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। देखो नॉर्मल, भाई मैंने बताया था किसी भी वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ABC क्या है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, याद रखो इस बात को। और x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट। तो देखो इसमें से यहां पर n वेक्टर क्या था, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और a क्या था जहां से प्लेन पास हो रहा है। तो इसमें देखो जो इक्वेशन हमने लिखी है, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 बराबर 0। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है, देखो ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। और देखो जो x1 y1 z1 है, ये क्या है, ये पॉइंट है जहां से प्लेन पास कर रहा है, पॉइंट थ्रू विच प्लेन पासेस। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास करेगा। तो ये मतलब पॉइंट दिया है और नॉर्मल का dr दिया है, तो आप प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। और यहां पर भी देखो नॉर्मल दिया है और a पॉइंट दिया है, तो आप प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ये दो इक्वेशन हमें याद रखनी है वेक्टर फॉर्म में, ये हो गई, और यही चीज हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म में। अभी मैं देखो इसका एप्लीकेशन बताता हूं, लिखो जरा ध्यान से इसको। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ जीते हैं किसी ने देश, तो क्या हमने भी दिलों को। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो मैं क्वेश्चन करना है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point 2i minus j plus 3k and perpendicular to vector 3i 4j plus k, है ना। मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन और इस वेक्टर के क्या है बोलो, परपेंडिकुलर है। बात समझे। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, r माइनस ए डॉट एन बराबर 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, r डॉट एन माइनस ए डॉट एन बराबर 0, तो r डॉट एन बराबर a डॉट एन। बात समझे। ये क्या है बोलो, a, और ये क्या है बोलो, n। तो r डॉट n, n देखो ये है, n क्या है बोलो, 3i प्लस 4j प्लस k, देखो ये n हो गया। a डॉट n निकालो, a का n से डॉट प्रोडक्ट लो, इसका ऐसे डॉट प्रोडक्ट लो, क्या होगा बोलो, 6, 3 इंटू 2 6, माइनस का 4 और प्लस का 3, है ना। 6 माइनस 4 प्लस 3, देखो क्या हो गया, r डॉट 3i 4j प्लस k बराबर 6 3 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5। देखो ये आ गया हमारा प्लेन का इक्वेशन। तो जब भी ध्यान रखना तुम्हें प्लेन इस फॉर्म में दिया जाए तो हमेशा समझ जाना कि ये वाला जो है ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा हमेशा।
ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। देखो इस इक्वेशन को देख करके ए वेक्टर मतलब पॉइंट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, यहां से नॉर्मल वेक्टर तो मिलता है। तो मतलब समझो जब भी प्लेन इस फॉर्म में हो r डॉट n बराबर d, तो n हमेशा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। नॉर्मल मतलब कोई भी एक नॉर्मल, कोई भी एक परपेंडिकुलर। अब इसको देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि ए वेक्टर क्या है ये यहां से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ए डॉट एन आपने कर दिया ना, वैल्यू आ गई। लेकिन अगर प्लेन इस फॉर्म में होता तो यहां से ए भी दिखता और एन भी दिखता, लेकिन जो प्रथा चली आ रही है ना वो प्लेन को इसी फॉर्म में लिखने की चली आ रही है। ध्यान रखना, ट्रेडिशन जो चला आ रहा, रीति रिवाज, वो प्लेन को इसी फॉर्म में लिखने का चला आ रहा है। तो प्लेन आपको अक्सर इस फॉर्म में लिखा दिखेगा, r डॉट n बराबर कांस्टेंट, n क्या होगा हमेशा नॉर्मल वेक्टर, है ना। अच्छा अब देखो, जैसे अब अगर हम कार्टेशियन में जाना चाहते हैं, कार्टेशियन में, तो समझो एक तरीका तो ये है कि वेक्टर के बाद आप कार्टेशियन में चले जाइए। एक तरीका देखो ये है कि आप सीधे सीधे कार्टेशियन लगाइए। देखो ये इक्वेशन लगाइए, a x माइनस एक्स वन, b y माइनस वाई वन, c z माइनस जेड वन बराबर 0। देखो ये पॉइंट है और ये क्या है ए बी सी। देखो यहां से ए बी सी मिला, ए बी सी क्या प्लेन का नॉर्मल, नॉर्मल का डी आर। देखो ये क्या हो गया 3 4 1, ए बी सी क्या है बोलो, प्लेन के नॉर्मल का डी आर। और देखो पॉइंट 2 माइनस 1 3, देखो 2 माइनस 1 3, ये मिल गया क्या बोलो x1 y1 z1। देखो ये पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब उसका जो आई जे के का कोफिशिएंट होगा वो उसका कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट, है ना। तो x1 y1 z1। अच्छा x y z तो x y z ही रहता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट लगाइए, a कितना है 3, x माइनस x1 कितना है 2, और देखो b कितना है 4, y माइनस y1, देखो y1 कितना है -1 तो +1 हो जाएगा, क्योंकि ये x1 y1 z1 है ना, और प्लस c कितना है बोलो 1, और z माइनस z1 यानी कि 3 बराबर 0। तो a ठीक है x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c और z माइनस z1 बराबर 0। देखो ये सिंप्लीफाई करें तो 3x माइनस 6, 4y प्लस 4 और z माइनस 3 बराबर 0। तो क्या बचा 3x प्लस 4y प्लस z और इक्वल टू क्या बचा, देखो इक्वल टू 5। देखो ये आ गया हमारा प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो समझो, मतलब देखो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, चाहे तो 5 को इधर ले आओ तो -5 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, तो प्लस डी बराबर 0। समझो तो ये प्लेन का जो इक्वेशन है ना बेटा, ये कुछ इस फॉर्म में है, मतलब एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन। जैसे आपको याद है 2D में हम लोग पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 डायमेंशन में, उसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब वो एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन होता था। तो देखो ये भी एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन है ना। तो मतलब प्लेन का इक्वेशन जो 3D में होता है वो कुछ नहीं, एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन होता है। और ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट दिख रहे हैं क्या है बोलो 3 4 1, ए बी सी क्या है बोलो 3 4 1, और ये क्या हो गए, ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। देखो ये नॉर्मल है ना, इसके डी आर क्या हो गए 3 4 1, बस समझो। तो यहां पर मतलब समझो क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा जब भी प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो जो ए बी सी होंगे ना, ए बी सी ये होंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। प्लेन के नॉर्मल के ये क्या होंगे बोलो, हमेशा डायरेक्शन रेशियो होंगे, नॉर्मल के, प्लेन के नहीं।
डायरेक्शन रेशियो हमेशा किसी लाइन के या वेक्टर के होते हैं, और जो नॉर्मल है वो एक प्रकार का वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो कभी भी प्लेन के नहीं होंगे, ये भूल नहीं करना। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन नहीं कहना, क्या कहोगे, प्लेन के नॉर्मल के डी आर, क्योंकि डी आर जो हैं वो हमेशा या तो वेक्टर के होते हैं या स्ट्रेट लाइन के होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, अब देखो हमने क्या किया कि पॉइंट और डी आर की हेल्प से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दिया। अब देखो जैसे हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिख चुके थे तो यहीं से सीधे भी यहां तक आ सकते थे। दो कैसे, इसको समझे जरा। देखो जैसे ये अपना वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है, हम एक काम करें, आर वेक्टर को ये मान लें एक्स आई वाई जे और जेड के। तो देखो आर डॉट दिस करो तो क्या होगा, 3x प्लस का 4y प्लस का z बराबर 5। तो देखो ये हमारा आ गया प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, जो देखो ये है। तो मतलब अगर हमने वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया है तो r को ऐसा मानेंगे तो तुरंत वो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। r को क्या लिखेंगे, एक्स आई वाई जे और z के। तो r डॉट दिस, तो 3x प्लस 4y प्लस z इंटू 1 बराबर 5। ठीक है, तो यहां से हमें प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में मिल गया। मतलब वेक्टर से आप कार्टेशियन में जा सकते हो तुरंत, और हाँ कार्टेशियन से ही वेक्टर में जा सकते हो। जो कैसे भाई, r डॉट कर दो और जो 3 4 1 है उसके साथ में आई जे के से मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा। बस समझे कि आप वेक्टर से कार्टेशियन में डायरेक्ट जा सकते हो। देखो r को ऐसे मानो, या देखो डायरेक्ट देखो, ये क्या हो गया 3x 4y 1 के 1 इंटू जेड है ना, 3 इंटू एक्स 4 इंटू वाई और 1 इंटू जेड, क्योंकि कुल मिला के ये एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई होंगे इक्वल टू 5। तो वेक्टर से कार्टेशियन में गए, कार्टेशियन से वेक्टर में जा सकते हो। तो कैसे भाई, 3 4 1 है ना, इनको आई जे के से कर दो मल्टीप्लाई और r कर दो डॉट। तो r डॉट 3i प्लस 4j प्लस 1 इंटू के बराबर 5। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि वेक्टर कार्टेशियन कार्टेशियन वेक्टर, ये चीज हर जगह पूरे 3D में ये सिलसिला चलता है। लिखो ध्यान से। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक छां धरती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छां धरती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। देखो बच्चों समझो ध्यान से। तो मान लो हमें एक क्वेश्चन करना है। अब इसमें देखो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। देखो, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए वेक्टर, मतलब ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मतलब ये दो वेक्टर प्लेन के पैरेलल हैं। जैसे कि मान लो ये देखो दो वेक्टर प्लेन में हैं, ठीक है, ये दो वेक्टर मान लो प्लेन में है, कोई दो वेक्टर दिख रहा है ना, प्लेन हो गई कॉपी, दो वेक्टर प्लेन में है, देखो ऐसे करके ये, ठीक।
और ये जो n वेक्टर है a पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा। देखो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए भी हमने देखा था कि एक पॉइंट चाहिए और n वेक्टर चाहिए। पॉइंट तो मालूम ही है, वेक्टर n वेक्टर चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर होगा। देखो समझो, जैसे b और c ये दोनों वेक्टर प्लेन में हैं, तो जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और यही तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर यानी n वेक्टर हो गया ना भाई। b और c दोनों प्लेन में हैं, तो अगर आप b क्रॉस c कर दोगे तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब वही तो अपना नॉर्मल वेक्टर, दैट मीन्स n वेक्टर हो गया ना। बात खत्म हो गई। तो मतलब दो वेक्टर अगर प्लेन में हैं तो हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जैसे कि मान लो ये अपना प्लेन है और ये पॉइंट है जहां से प्लेन पास कर रहा। मान लो ये पॉइंट A है, ये O है, तो ये है हमारा OA वेक्टर, ये गिवन है। और ये वेक्टर मान लो B है और ये वेक्टर मान लो C है, ये दोनों ही वेक्टर जो हैं प्लेन में हैं। तो अगर हम n वेक्टर निकालना चाहें तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, बात खत्म। तो अब हमें a मालूम है और n मालूम है। इक्वेशन क्या होता है बोलो? r डॉट n बराबर a डॉट n, ठीक है, a डॉट n। तो बस r डॉट क्या हो गया, b क्रॉस c बराबर a डॉट n। a का डॉट प्रोडक्ट लोगे इससे, a का डॉट प्रोडक्ट इससे लोगे तो a डॉट b क्रॉस c। तो देखो ये बन गया r डॉट b क्रॉस c बराबर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c। बात समझे ना? बोलो। तो इस तरीके से हमको ये इक्वेशन ऑफ, मतलब ये को रटना नहीं है, दिमाग लगाइए कि n वेक्टर मतलब ऐसा हर चीज एक फार्मूला नहीं है। हर चीज को फार्मूला मानेंगे समस्या में पड़ जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये n वेक्टर है तो r डॉट n बराबर a डॉट n हो गया, ये आ गया। बोलो, बात समझे? देखो इसी क्वेश्चन को देखो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो वेक्टर में इसको लिखने के दो तरीके। दो कैसे? हम एक पॉइंट P मान लें और मान लो इसका पोजीशन वेक्टर r मान लिया, जनरल पॉइंट है ये, है ना। देखो अब एक वेक्टर हो गया AP, AP क्या हो गया r माइनस ए, AP क्या हो गया बोलो? AP हो गया OP माइनस OA। OP है r और OA क्या है A, तो हो गया r माइनस ए। तो समझो अब देखो तीन वेक्टर हो गए, AP वेक्टर B और C। ये तीनों वेक्टर देखो एक ही प्लेन में है, लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, क्योंकि देखो ये पूरा प्लेन है, AP वेक्टर भी यहीं पर है इसी प्लेन में, और B वेक्टर C वेक्टर भी इसी प्लेन में है, तो तीनों वेक्टर एक प्लेन में है। तो जब तीनों वेक्टर एक प्लेन में हैं तो हम एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। मैंने बताया था, याद करो। देखो बेटा वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट डॉट डॉट के आ रहे हैं। अगर तीन वेक्टर एक प्लेन में होते हैं तो मैंने बताया था एक वेक्टर को बाकी दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट वेक्टर का है। तो इसलिए बेटा 3D पढ़ने से पहले मैं बार बार कहता हूं वेक्टर को पढ़ो, वेक्टर को रिवाइज करो। वेक्टर के बिना 3D में दिक्कत है हर जगह यहाँ, क्योंकि असल में टॉपिक का नाम ही वेक्टर एंड 3D है। मतलब पहले हमने खाली वेक्टर पढ़ा, अब जो पढ़ रहे हैं वो वेक्टर एंड 3D पढ़ रहे हैं एक्चुअली। क्या समझे? देखो अब AP क्या है? AP हो गया ये r माइनस ए, तो r माइनस ए बराबर MB प्लस NC। तो r बराबर क्या हो गया? A प्लस MB प्लस NC। तो ये भी प्लेन का इक्वेशन है, ये भी प्लेन का इक्वेशन है। इसमें A पॉइंट है और B और C क्या है बोलो? दोनों प्लेन के पैरेलल वेक्टर है।
तो मतलब हम ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं और ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, मतलब वेक्टर में हम अपने इक्वेशन को दो तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो m और n नहीं आएगा, लेकिन इसमें देखो m और n भी आएगा। m n से मतलब कोई भी दो कांस्टेंट, आप m और n की जगह लैम्डा और म्यू ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो कांस्टेंट ले सकते हैं m और n की जगह। तो r बराबर a प्लस m इंटू बी प्लस n इंटू सी। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले। ठीक है, देखो है ना, तो दोनों बातें हमें याद रखनी है। एक इक्वेशन अपने पास देखो ये आई, आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और एक देखो ये आई आर बराबर ए प्लस एम इंटू बी प्लस एन इंटू सी। देखो दो तरीके से हमको प्लेन की इक्वेशन मिली। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन मिल गई तो उसे कार्टेशियन में बदल दो। बोलो, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन मिल गई तो उसको आप कार्टेशियन में चेंज कर दो। वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर हमेशा जा सकते हैं। कार्टेशियन मतलब जो एक्स वाई जेड में हो। ठीक है, इसे कहते हैं क्या, बोलो, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन मतलब जो भी एक्स वाई जेड में होता है उसे कहते हैं कार्टेशियन। देखो मान लो हमें सवाल करना है। सवाल देखो ये है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 2y माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स 3i प्लस जे माइनस के एंड 2i प्लस 3j प्लस के। ऐसे करके देखो ये हमें एक पॉइंट दिया है और दो पैरेलल वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब प्लेन जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब तुम या तो बेसिक से चलो। बेसिक देखो क्या कहता है, बेसिक ये कहता है कि जो है तुम n वेक्टर निकाल लो। n वेक्टर क्या मिलेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो i j के मतलब ये दोनों प्लेन में हैं, तो उनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उनके नॉर्मल एक वेक्टर मिलेगा, वही वेक्टर प्लेन का नॉर्मल हो गया, है ना भाई। दो वेक्टर तुम्हें प्लेन में दिए गए हैं, अब तुम्हें n वेक्टर चाहिए। n वेक्टर का मतलब उनका परपेंडिकुलर वेक्टर, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो कैसे करते हैं, आई जे के 3 1 माइनस 1 2 3 1। ठीक है, तो क्या आया बोलो, आई ब्रैकेट में 1 प्लस 3 माइनस जे ब्रैकेट में 3 प्लस 2 और प्लस के ब्रैकेट में 9 माइनस 2। देखो क्या आया, ये आया 4i कैप माइनस का 5j कैप और प्लस का 7k कैप। ये n वेक्टर आ गया। ठीक है, और a वेक्टर देखो ये दिया गया, ये a वेक्टर है जहां से हमारा प्लेन पास करता है 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, अब लगा दो फार्मूला, क्या, r डॉट n बराबर a डॉट n। बस समझे, तो क्या हुआ बोलो, r डॉट n, n देखो ये है 4i माइनस का 5j प्लस का 7k बराबर a डॉट n। तो देखो ये a है ये n है, तो a डॉट n करेंगे तो क्या होगा बोलो, 8 माइनस का 5 और प्लस का 21।
आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन। तो क्या बोलो हुआ, आर डॉट 4i माइनस का 5j प्लस का 7k बराबर, देखो ये कितना हो गया 24। देखो ये हमारा आ गया प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अब अगर इससे हम कार्टेशियन में जाएं बोलो, तो ऐसे देखो जा सकते हैं डायरेक्ट। देखो इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 4x माइनस का 5y प्लस का 7z बराबर 24। देखो ये आ गया हमारा कार्टेशियन, बस खत्म हो गई। इसको एक्स वाई जेड से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कार्टेशियन में आ गया। अदरवाइज देखो हम ऐसा भी कर सकते थे। देखो जैसे पॉइंट मालूम है, पॉइंट का मतलब ये हो गया x1 y1 z1, तो क्या हो गया बोलो 2 1 3, ये पॉइंट हो गया। और देखो ये n वेक्टर मालूम चल गया था। n वेक्टर से क्या मिलता है abc, मतलब नॉर्मल के dr। तो abc क्या हो गया, ये हो गया 4 माइनस 5 और 7। भाई पॉइंट मालूम है, x1 y1 z1 मालूम है और n वेक्टर मालूम है, तो उससे नॉर्मल का dr मिल जाएगा। n वेक्टर देखो हम ये निकाल चुके हैं, इससे नॉर्मल का dr मिल गया। अब आप इस फार्मूले को भी लगा सकते हो, क्या बोलो, a ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट में y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट में z माइनस z1 बराबर 0। देखो a x माइनस x1 ये मालूम है 2, तो x माइनस 2, b y माइनस y1 तो y माइनस 1 मालूम है, और c z माइनस z1 देखो 3 मालूम है, ठीक है। a क्या है बोलो 4, a की वैल्यू भी रख दो 4, और b कितना है बोलो -5, तो -5 देखो यहाँ आ जाएगा, और c कितना हो गया बोलो 7। तो क्या बना देखो ये 4x माइनस का 5y प्लस का 7z, देखो माइनस का 8 प्लस का 5 माइनस का 21, तो 4x माइनस 5y प्लस का 7z, तो इक्वल टू कितना बचेगा बोलो, इक्वल टू 24। देखो यही इक्वेशन यहां पर भी हम निकाल चुके थे, बस समझे। और यही क्वेश्चन देखो यहाँ आ गया 4x माइनस 5y प्लस 7z और बराबर कितना हो गया बोलो 24 हो गया, बस समझे। अच्छा अब देखो जैसे ये n वेक्टर क्या है, b और c दोनों का परपेंडिकुलर, क्योंकि b और c प्लेन में है तो उनके परपेंडिकुलर क्या हो गया n वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमेशा जब भी दो चीजों के परपेंडिकुलर आपको तीसरी चीज निकालनी है तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट का यूज करना, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। जब भी दो चीजों के परपेंडिकुलर आपको तीसरी चीज निकालनी है तो उनका हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। देखो एक तरीका और होता है, जैसे कई जगह तुम किताबों में क्या ना सारे मेथड बेटा सीखने पड़ते हैं, कई किताब में कुछ लगाते हैं कई कुछ लगाते हैं। जैसे कि दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आपको हमेशा नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है। अच्छा कई किताब वाले क्या करते हैं, मेथड सीख लेते हैं, ऐसे करना तो इसी से, लेकिन वो तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। कई किताब वाले क्या करते हैं देखो कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट ना करके दूसरे तरीकों से करते हैं, वो भी तरीका देखो सीख लो जिससे हमें याद रहे, हमेशा मालूम रहे कि भाई क्या क्या मेथड्स हैं, करना इसी से है। देखो जैसे कि मान लो ये दो वेक्टर थे, हमें इनके परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो देखो यहां से मिल गया वेक्टर को निकाल के। पहले हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो उससे नॉर्मल वेक्टर मिल गया, नॉर्मल वेक्टर मिलने से उसका देखो dr मिल गया। अच्छा अब देखो समझो जरा ध्यान से, ठीक है। देखो जैसे एक मेथड और भी होता है, देखो वो ये होता है क्या कि मान लीजिए मैं dr ऑफ नॉर्मल का dr मैं abc मान लेता हूं, नॉर्मल का dr क्या मान लेता हूं abc। अब चूंकि जो नॉर्मल है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर तो प्लेन में है,
इसका डी आर क्या है 3 1 -1 और इसका डी आर क्या है 2 3 1। तो नॉर्मल चूंकि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा बोलो 3a प्लस का b माइनस सी बराबर 0, क्योंकि नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है और नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर है तो क्या हो गया बोलो 2a प्लस का 3b प्लस का c बराबर 0, है ना। नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर है और नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर है। अब देखो यहां से देखो हम ए बी सी निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। दो कैसे, जैसे ए लिखो बी लिखो और सी लिखो। अब देखो जैसे ए लिखा ना तो इसके अलावा बी सी बचा, इसके कोऑर्डिनेट लिखो 1 3 -1 1, है ना। एक डिटर्मिनेंट बना के लिखो 1 3 -1 1 कोफिशिएंट लिखो इसको, ठीक है। मतलब ए बी सी एक ही साइड होना चाहिए, जैसे ये नहीं कि इक्वल टू सी, इक्वल के उधर नहीं होना चाहिए कुछ भी, सब कुछ एक ही तरफ होना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कई जगह वो लोग ये लगाते हैं, इससे भी n वेक्टर के डी आर मिल जाते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मल का डी आर मान लिया, नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या बताया था, दो चीजें अगर परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0, और यहाँ भी ये इसके परपेंडिकुलर है तो 2a मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यहाँ से भी 0, क्योंकि दो चीजें अगर परपेंडिकुलर हैं, एक के डी आर मान लीजिए a1 b1 c1 है और एक के डी आर है a2 b2 c2। तो परपेंडिकुलर की एक कंडीशन होती थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, वही लगाया देखो हमने दोनों जगह। अब जैसे कि ये देखो तीन वेरिएबल हैं और तीन वेरिएबल में दो इक्वेशन है तो सॉल्व तो नहीं होगा। तीन वेरिएबल है दो इक्वेशन है, तो देखो इसका तरीका ये होता है कि इसमें लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। जब भी तीन वेरिएबल हो और दो इक्वेशन, देखो ए बी सी तीन वेरिएबल है और इक्वेशन है दो, तो ए बी सी की वैल्यू तो निकलेंगी नहीं। तो देखो इस मेथड से करते हैं, क्या किया ए कोएफिशिएंट, अब देखो बी लिखा, ठीक है। अब देखो समझो बी लिखा। अब देखो यहां पर दो तरीके होते हैं, जैसे बी लिखे तो बी के बाद क्या आएगा उसको लिखें पहले -1 1 और इसको लिखें 3 2, ऐसे। कुछ लोग क्या करते हैं यहां माइनस बी लगाते हैं। अगर यहां माइनस लगाओगे तो पहले इनको लिखोगे फिर इनको लिखोगे, और अगर यहां प्लस लगाया, एक ही मेथड सीखो, मान लो यहां प्लस लगाया तो इसके बाद देखो ये आएगा, तो पहले इसके कोफिशिएंट लिखो फिर इसके कोफिशिएंट लिखो। अगर यहां माइनस लगा दोगे ना तो पहले तुम्हें ये लिखने पड़ेंगे, ये इधर आ जाएंगे और ये इधर जाएंगे, अगर यहां माइनस होगा तब। तो मान लो प्लस बी ही करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो सी क्या है, सी को यहां लिखा, अब सी के अलावा क्या बचा ए, तो पहले ए वाले और फिर देखो बी वाले। देखो ये डिटर्मिनेंट बना छोटा ना, अब देखो a अपॉन क्या होगा दिस इंटू दिस तो 1 और माइनस दिस इंटू दिस तो 1 माइनस 3 यानी 1 + 4 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो b के साथ क्या आया दिस इंटू दिस यानी कि -2 और माइनस दिस इंटू दिस तो 3 तो ये -5 हो जाएगा। देखो c के साथ क्या आया 9 और -2 देखो ये 7 हो जाएगा। तो अब देखो ये जो तीन चीजें मिली हैं 4 - 5 7, देखो यही यहां पर थी, यही हमारे डी आर हो गए। तो डी आर क्या हो गए बोलो 4 - 5 और 7, ये हमारे नॉर्मल के डी आर हो गए, डी आर, है ना। तो ये भी तरीका होता है एबीसी को निकालने का, है ना। मतलब एबीसी के प्रोपोर्शनल है तो मतलब एबीसी को ये मान सकते हैं नॉर्मल के डी आर हो गई है ना। एबीसी इनके प्रोपोर्शनल है ना तो ये एबीसी मान सकते हैं, क्योंकि डी आर की कोई भी प्रोपोर्शनल चीज है वो डी आर ही होगी। डायरेक्शन रेशियो की कुछ भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन रेशियो ही होगा।
तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। अच्छा, और देखो, अगर तुम्हें ये मेथड भी कठिन लगता है तो उसका भी एक उपाय है। मान लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको टफ लगता है, देखो इसको भी छोड़ो, इसको लिखो पहले, इसको लिखो पहले, देखो ध्यान दो, देखो इसका भी देखो एक तरीका है क्या। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर डर लगता मत लगाओ। देखो एक काम करो, जैसे a और b की वैल्यू c के टर्म में निकाल लो। जैसे यहां लिख लो, देखो इसको करो 2 से मल्टीप्लाई और इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। इसको 2 से करेंगे तो क्या होगा, 6a प्लस 2b और माइनस का 2c, और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 6a 9b प्लस का 3c, है ना। मतलब हम a और b निकालेंगे। अब देखो माइनस कर दो, माइनस माइनस में देखो क्या हुआ, माइनस का 7b और माइनस का 5c बराबर 0। देखो b क्या हो गया, माइनस का 7 बाई, है ना, देखो ऐसे लिखो, -7b बराबर 5c, तो b बाई 5 बराबर c बाई 7, या माइनस यहाँ कर लो, कहीं भी कर सकते हैं, b बाई -5 बराबर c बाई 7, ऐसे कर सकते हैं। देखो ठीक है, तो देखो b c में रिलेशन आया। अब इस काम करो, जैसे b की वैल्यू रख दो तो a आ जाएगा, है ना। देखो ऐसे यहां से तुम b की वैल्यू निकाल लो, b क्या हो गया, माइनस का 5c बाई 7, ये भी रख दो किसी में, मान लो फर्स्ट में रख देते हैं b की वैल्यू, ये ना, तो क्या हो गया 3a, और b की वैल्यू देखो ये माइनस का 5c बाई 7, देखो ये क्या हो गया 3a, तो माइनस का 12c बाई 7, तो a क्या हो गया बोलो 4c बाई 7। अब देखो यहां से a बाई 4 बराबर कितना हो गया, c बाई 7। अब देखो इसको और इसको मिलाओ, देखो ये भी c बाई 7, तो देखो क्या बचा, ये भी c बाई 7 है, तो कह सकते हैं a बाई 4 बराबर b बाई -5 बराबर c बाई 7। देखो ऐसे, यहां से भी देखो a b c का वही रिलेशन आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि a b c की वैल्यू आप a और b की वैल्यू c में निकाल लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप रिलेशन बनेंगे तो यहां से भी आपको dr मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। वैसे सबसे अच्छा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप जब भी किताब वाला ये लगा रहा, सॉरी, सबसे अच्छा मेथड होता है वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। जब भी बुक में ये मेथड वो लगाए, तुम समझ जाना सवाल क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो जाएगा, तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से करना। और इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब दो के परपेंडिकुलर हमें तीसरे का dr निकालना होता है। ये बात तुमको मैं सिखा चुका हूं, देखो स्ट्रेट लाइन में भी ये बात तुमको मैंने सिखाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज बहुत है। दो वेक्टर दिए हैं, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, उससे सारे सवाल हो जाएंगे। जब भी किताब में तुम्हें कुछ ऐसा दिखे, तुम समझ जाना कि यार इसको छोड़ो, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। उन दोनों का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और आपको सही आंसर हमेशा मिलेगा। इन मेथड से बचो, ठीक है, ये बताया इसलिए, इससे कंफ्यूज ना हो। अक्सर ये लोग ये लगाते हैं मेथड, किताब वाले खास तौर पे, ठीक है ना। तो बच्चों, ये हम लोगों ने प्लेन की इक्वेशन को निकालना सीखा और हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज सीखे प्लेन की इक्वेशन में। अभी ये बेटा प्लेन चलेगा, क्योंकि ये 3D थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है, इसको ढंग से पढ़ना होता है, क्योंकि 12th में भी ये इंपॉर्टेंट है और IIT में भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी हर जगह इंपॉर्टेंट है। जब भी कहीं आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे, इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।